उन्होंने बताया है कि कुछ दिनों में वो एल्डर खुद पर्सनली यूनिवर्सिटी आएंगे आपसे मिलने के लिए। ये नाम सुनते ही सू यिक्शे के मन में सवालों का तूफान आ जाता है। वो सोचती है, क्या ज्यूजो ग्रुप के एल्डर पांग, क्या सच में मेरी हेल्प उन्होंने की है? उसे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि ज्यूजो ग्रुप कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। ये वो बड़ी पावर थी जो साउथ वेस्ट के 13 प्रोविंसेस को डोमिनेट करती थी और पूरे ग्रेट एक्शिया में इनका इन्फ्लुएंस चलता था। बात घूम फिरकर यहीं आ जाती है कि वो आखिर हेल्प क्यों करेंगे। वो आगे मन ही मन सोचती है, मेरी सू फैमिली जैसी एक छोटी मछली की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि सिस्टर लिंगलोंग या ओल्ड मास्टर ले भी एल्डर पांग को हिलने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहेंगे? ये सोचते हुए उसकी नज़र पास खड़े ये फैन पर पड़ती है और इस पॉइंट पर एक ख्याल उसके दिमाग में आता है। क्या ये शाफान हो सकता है? क्या एल्डर पांग भी शाहाओ की तरह शाफान का कोई फेवर रिटर्न करने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं? क्या सारे तार वहीं जुड़ रहे हैं? ये रियलाइज होते हैं वो ये फैन के करीब आती है और अपने दिल की बात कहती है, चाहे कुछ भी हो, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं पहले से ही दिल से थैंकफुल हूँ शाफान। अपनी वाइफ की ये बात सुनकर ये फैन स्माइल करता है और सॉफ्टली जवाब देता है, जब तक मेरी वाइफ यिक्शे ठीक है मैं भी ठीक हूँ। ये सुनकर सू यिक्शे के दिल का बोझ हल्का हो जाता है और वो ये फैन को गले लगाते हुए कहती है, शाफान थैंक यू। इस खुशी के पल के बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है नॉर्थ वेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस में, जहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल गर्म है और टेंशन से भरा हुआ है। एक आदमी गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और चिल्लाता है, यूनिवर्सिटी के वो लोग एक्चुअली मिलिट्री द्वारा एक ही झटके में खत्म कर दिए गए, यूजलेस ट्रैश, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। ये गुस्से में भरा इंसान कोई और नहीं बल्कि चू फेंग है, जो एल्डर जैंग के पर्सनल गार्ड का कैप्टन है। वो अपने सामने घुटनों पर बैठे एक सबॉर्डिनेट को बुरी तरह डांट रहा होता है। सबॉर्डिनेट अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते थे कैप्टन चू, प्रोविंशियल कैपिटल वाले लीडर को अरेस्ट कर लिया गया है। इस इंसिडेंट में शामिल हर एक इंसान, हर एक जिम्मेदार पार्टी को अरेस्ट किया जा चुका है। और ये बात सुन के चू फेंग का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो कहता है, एक भी नहीं बचा, ये कैसे पॉसिबल है? इतने सारे हाई रैंकिंग फिगर्स सब एक ही रात में बर्बाद हो गए, ऐसा कौन कर सकता है? चू फेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो डांटने ही वाला होता है कि तभी सबॉर्डिनेट एक और खुलासा करता है, कैप्टन चू, ये हमारी कोशिश में कमी की वजह से नहीं हुआ, वो तो जूजो ग्रुप था जिसने बीच में इंटरफेयर किया और गेम पलट दिया। ये नाम सुनते ही चू फेंग को शॉक लगता है। जूजो ग्रुप? उस बूढ़े कमीने पंग हाई ने एक्चुअली हमारे मामलों में इंटरफेयर करने की हिम्मत की, उसमें बड़ा दम है। गुस्से में वो पलटता है और फैसला करता है, उस कुत्ते ने हमारे प्लान्स बर्बाद कर दिए। मैं अभी इसी वक्त यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ ताकि उसके साथ साथ ये फैंग को भी अपने हाथों से काट सकूं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जाने ही वाला होता है कि साइड से एक भारी आवाज आती है, वहीं रुक जाओ। ये एल्डर जैंग थे। वो आगे आते हैं और समझाते हुए कहते हैं, लिटिल फैंग, तुमने सालों तक मेरे लिए काम किया है, फिर भी तुम इतनी केयरलेस तरीके से क्यों एक्ट कर रहे हो? तुम अभी सिर्फ ग्रैंड मास्टर रेल्म पर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पंग हाई की पावर तुमसे कमजोर है? और क्या तुम्हें यह भी पता है कि पंग हाई को बैक कौन कर रहा है? बिना सोचे समझे कदम उठाना बेवकूफी होगी। अपने एल्डर की बात सुनकर चू फेंग वहीं रुक जाता है, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो शॉक और गुस्से के मिक्स फीलिंग के साथ पूछता है, एल्डर, आखिर पैंग हाई को बैक कौन कर रहा है? उसकी हमसे उलझने की हिम्मत कैसी हुई? क्या उसे नहीं पता कि हमें कौन बैक कर रहा है? क्या वो हमारी पावर से अनजान है? लेकिन एल्डर जैंग उसे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं देते और बीच में ही टोक देते हैं, अपनी जबान संभाल के। जो पावर पैंग हाई को बैक कर रही है वो कुछ ऐसी है जिसे डील करने के लिए हमें अभी टाइम और स्ट्रैटेजी दोनों चाहिए। तुम यूनिवर्सिटी जा सकते हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अभी के लिए पैंग हाई से सीधा झगड़ा मत करना, समझ गए? मतलब साफ था, एल्डर जैंग अभी किसी बड़े क्लैश के मूड में नहीं थे। एल्डर का ये सख्त ऑर्डर सुनकर चू फेंग का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और वो सर झुकाकर हाँ मैं गर्दन हिलाता है। समझ गया एल्डर, मुझे अब पता है कि क्या करना है, मैं वही करूंगा जो आपने कहा। अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर एल्डर जैंग उसे परमिशन देते हुए कहते हैं, जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि पैंग हाई की बैकिंग, चाहे वो कोई भी हो, जल्द ही अपने आप ढेर हो जाएगी। इस पॉइंट पर सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल सिटी ग्रैंड होटल के 8th फ्लोर बैंक्वेट हॉल में, जहां का एटमॉस्फेयर पिछले सीन से बिल्कुल अलग, सेलिब्रेशन और खुशी से भरा हुआ है। सू यिक्शे के डैड हाथ में वाइन ग्लास लेकर अपने सक्सेस को फील कर रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, सिर्फ आज के नए ड्रग लॉन्च से ही सू फैमिली को पहले ही हजारों करोड़ के डिपॉजिट्स मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सू फैमिली जो कुछ टाइम पहले तक बर्बादी की कगार पर थी, अब वापस खींच ली गई है और फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। इसी खुशी को शो करते हुए वो सबको इनवाइट करते हैं और लाउड आवाज में कहते हैं, सब लोग खाने और पीने का जी भर के मजा लीजिए। आज की रात कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अपने आप को रोकना मत,
क्योंकि सू फैमिली की आज की इस बड़ी सक्सेस का पूरा क्रेडिट आप सभी को जाता है। जहां एक तरफ सब लोग मस्ती में चूर थे, वहीं दूसरी तरफ ये फैन कॉर्नर में खड़ा वाइन पीते हुए अभी भी पूरी तरह अलर्ट था। वो वहां मौजूद क्राउड को स्कैन करते हुए सोचता है, भले ही सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो अंधेरे में छुपे लोग अभी भी हमें शिकार की तरह घूर रहे हैं। एनिमीज अभी खत्म नहीं हुए, इसलिए मैं अभी अपनी सिक्योरिटी कम नहीं कर सकता। उसकी सोच तब टूटती है जब एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है, ब्रदर फैन, ये हील्स मेरी जान ले रही हैं, क्या आप सिर्फ एक पल के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे? ये फैन मुड़कर देखता है तो वहां श्वान यूफे खड़ी होती है। उसे वहां देखकर ये फैन के दिमाग में सवाल उठता है, श्वान यूफे ये यहाँ फिर से क्यों आ गई? इसका मोटिव क्या है? सिर्फ ये फैन ही नहीं, पार्टी में मौजूद बाकी लोग भी उसे देखकर आपस में विस्पर करने लगते हैं। एक आदमी हैरानी से कहता है, क्या वो ये फैन की एक्स फियांसे नहीं है? ये यहाँ क्या कर रही है? फिर तुरंत एक लड़की ताना मारते हुए जवाब देती है, सही कहा, इसमें अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये जरूर जल रही होगी सू फैमिली को ये फैमिली के सपोर्ट के साथ इतनी बड़ी जीत देखकर। रिग्रेट हो रहा होगा मैडम को। और इधर ये फैन उसकी रिक्वेस्ट को सीधा रिजेक्ट कर देता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो मुझे डर है कि मेरी वाइफ यिक्सवे जेलस हो जाएगी और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। साथ ही वो मन ही मन सोचता है, ये लड़की अब क्या करने की कोशिश कर रही है, अचानक इतनी नजदीकी क्यों? लेकिन तभी श्वान यूफई आगे बढ़ने की कोशिश करती है और लड़खड़ा जाती है और सीधा जाकर ये फैन के ऊपर गिर पड़ती है। हालांकि ये एक एक्सीडेंट जैसा लग रहा था, लेकिन ये फैन के ऊपर गिरी हुई श्वान यूफई अपने मन में कुछ और ही सोच रही होती है। वो खुद से प्रॉमिस करती है, ब्रदर फैन, चाहे आप मुझे सेकंड चांस ना दो, कोई बात नहीं। मैंने कसम खाई है कि मैं आपको मुझे माफ करने पर मजबूर कर दूंगी और मैं ये करके रहूंगी। ये सिचुएशन देखकर ये फैन दर्द में कराहते हुए बोलता है, आउच यूफई, जल्दी उठ जाओ, मेरी हड्डियां पसली एक कर दोगी क्या? लेकिन ये फैन के मना करने के बावजूद श्वान यूफे उसे छोड़ने के बजाय कस के पकड़ लेती है ताकि कोई उसकी बात सुन ना सके, और वो ये फैन के कान में वो राज खोलती है जिसके लिए वो यहाँ आई थी। ब्रदर फैन, नॉर्थ वेस्ट से एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट आ रहा है सू फैमिली के लिए। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, उसकी पावर मार्शल वेनरेबल रेल्म से भी ऊपर है। उसकी बात यहीं खत्म नहीं होती। और हाँ, प्रोविंशियल कैपिटल से ल्यू फैमिली का बड़ा बेटा ल्यू किंग यांग भी यून सिटी पहुंच चुका है। वो भी सू फैमिली को टारगेट कर रहा है। आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, एनिमीज चारों तरफ है। इतनी बड़ी और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सुनकर ये फैन भी एक पल के लिए हिल जाता है और उसके मुंह से निकलता है, क्या? और इसी वक्त सू ईश्वे वहां पहुंच जाती है। अपने हस्बैंड को श्वान ह्यूफे के साथ इतना क्लोज देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो आगे बढ़ते हुए चिल्लाती है, श्वान ह्यूफे, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने ही उसे छोड़ा था, तुमने ही रिश्ता ब्रेक किया था, और अब तुम इतने बेशर्मी से फिर से उससे चिपक रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? तभी श्वान ह्यूफे खड़ी हो जाती है। इस पॉइंट पर वो सू ईश्वे के तानों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका काम हो चुका था। वो ये फैन को देखते हुए मन में कहती है, चाहे तुम अभी मुझे समझ पाओ या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें वो सब बताना ही होगा जो मैं जानती हूँ ताकि तुम सेफ रहो। और जाते जाते वो ये फैन को एक आखिरी और इम्पोर्टेंट वार्निंग देती है, ब्रदर फैन, मैंने जो कहा उसे याद रखना। ये इन्फॉर्मेशन ग्रैंडपा तक जरूर पहुंचा देना, ये बहुत जरूरी है। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। जाती हुई श्वान यूफे को देखकर ये फैन मन ही मन सोचता है, यूफे, मैं तुम्हारी वार्निंग की सच में वैल्यू करता हूँ, लेकिन मेरे करीब रहने से तुम सिर्फ मुसीबत में पड़ोगी और कुछ नहीं। वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि अचानक सू ईश्वे उसका गाल जोर से खींचती है। वो पॉजेसिव होकर उससे वार्निंग देती है, अब से तुम्हें उस बुरी औरत से बात करने की बिल्कुल परमिशन नहीं है, समझे? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनते ही ये फैन तुरंत अपने इनोसेंट वाले किरदार में वापस आता है और भोलेपन से कहता है, मेरी पहले से 7 वाइफ्स हैं, मुझे और नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारा हूँ। ये सुनकर सू ईश्वे का गुस्सा गायब हो जाता है। वो खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये हुई ना बात। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ये फैमिली के मैंशन में, जहां ग्रैंडपा को वो रिपोर्ट मिलती है जिससे उनके चेहरे पर गहरा शॉक दिखाई देता है। वो हैरानी से पूछते हैं, क्या सू जियान ने अपना खुद का विला उड़ा दिया और वांग फैमिली के मेंबर्स के साथ खुद भी मर गया? ये कैसे हो सकता है? उनके सामने खड़ा कैप्टन लेंग फेंग इस बात को कंफर्म करता है, जी हाँ, ऐसा लगता है कि सू जियान को रियलाइज हो गया था कि वो वांग फैमिली को नहीं हरा सकता, इसलिए अपने बेटी का रिवेंज लेने के लिए उसने उनके साथ मरना ही चुना। ये बात सुनकर ग्रैंडपा गहराई में सोचते हैं, सिर्फ एक रात में ये फैमिली के 2 बड़े एनिमीज पूरी तरह साफ हो गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन लेंग फेंग की रिपोर्ट अभी खत्म नहीं हुई थी। वो एक बड़ा खुलासा करता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जाओ, वांग, सू और ली फैमिलीज, वो सब जिन्होंने कभी ये फैमिली का विरोध किया, सबका हिसाब हो गया। नहीं, और एक्यूरेट कहूं तो हर वो फैमिली जिसने कभी यंग मास्टर ये फैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है।
बात घूम फिर कर यहीं आ जाती है कि ये सब किसने किया। ये सुनते ही ग्रैंडपा के चेहरे पर एक समझदारी वाली स्माइल आ जाती है। वो धीरे से कहते हैं, श्याओ फैन, तुमने चीजें सच में बहुत डीप हाइड कर रखी थी, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। लैंग फेंग एक्साइटमेंट में पूछता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि यंग मास्टर ने ये सब किया? लेकिन ग्रैंडपा उसे बीच में ही रोक देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे बस काफी है, बहुत बोल दिया। कुछ बातें ना कही जाए तो ही बेहतर है। वापस सीन बैंक्वेट हॉल में आता है जहां पार्टी चल रही है। तभी एंट्री होती है उस शख्स की जिसका जिक्र श्वान यूफे ने किया था। ये है लियू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा लियू किंगयांग। वो बड़े ही एरोगेंस के साथ सु ईश्वे के सामने आता है और बिना किसी शर्म के कहता है, कांग्रेचुलेशंस मिस सु, मैं बिना बुलाए आ गया, आप मुझे वेलकम करने से मना तो नहीं करेंगी ना? उसे देखकर सु ईश्वे का मूड खराब हो जाता है और वो सख्ती से पूछती है, लियू किंगयांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये फैन भी उसे देखकर अलर्ट हो जाता है और मन में सोचता है, ये सच में आ गया, लगता है यूफे की इन्फॉर्मेशन वाकई सही थी। वहीं पास खड़ी यू लिंगलोंग भी दिमाग लगाने लगती है, लियू फैमिली हमेशा से ये फैमिली की अगेंस्ट रही है, ये अब क्या प्लान कर रहे हैं? जरूर कोई गड़बड़ है। इस पॉइंट पर वो दोनों इक्श्वे और लिंगलोंग ये फैन के साथ चिपकी हुई होती हैं, जिसे देखकर लियू किंगयांग की जलन बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है, डैम इट, सु ईश्वे और यू लिंगलोंग दोनों ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं। ज्यादातर मर्द इनमें से किसी एक को पाने के लिए अपने एंसेस्टर्स की ग्रेव पर अगरबत्ती जलाएंगे, फिर भी ये फैन के पास एक्चुअली ऐसी 7 वाइव्स एक साथ हैं। ये अनफेयर है। अपनी जलन को छुपाते हुए वो ये फैन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और सबके सामने कहता है, यंग मास्टर, ये कितने दुख की बात है, तुम अब इडियट बन चुके हो। इतनी सारी ब्यूटीफुल वाइफ्स तुम्हारे आसपास हैं, क्या तुम रात में उनका मजा ले भी पाते हो? या बस देखकर ही खुश हो जाते हो? उसकी बदतमीजी यही नहीं रुकती। फिर वो झुककर ये फैन के कान के पास आता है और एक बहुत ही घटिया बात कहता है, अगर यंग मास्टर ये को नहीं पता कि उनके साथ क्या करना है तो मुझे आज रात तुम्हें सिखाने में खुशी होगी। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं दोनों भाभियों को बहुत सेटिस्फाई करूंगा। ये बोलते हुए लियू किंगयांग मन में सोच रहा होता है, कैप्टन चू ने मुझे टेस्ट करने को कहा था कि क्या ये फैन सच में इडियट है। कोई भी मर्द ऐसे वर्ड्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये नाटक कर रहा है तो अभी पोल खुल जाएगी। लेकिन उसकी सोच पूरी होने से पहले ही ये फैन पास से गुजरते हुए वेटर की ट्रे से एक गरम सूप का बोल उठाता है और सीधा लियू किंगयांग के फेस पर दे मारता है। गरम सूप पड़ते ही लियू किंगयांग दर्द से चीख उठता है, आह, मेरा फेस, मेरा सर। वो गुस्से में ये फैन को देखता है, कमीने, क्या तुम क्रेजी हो? ये फैन तुरंत पलटकर चिल्लाता है जैसे कोई बच्चा लड़ रहा हो, तुम शेमलेस कमीने, मेरी वाइफ इक्श्वे ने कहा था कि वो रात में सिर्फ मेरे साथ सो सकती हैं। अगर तुम्हें सोना है तो घर जाओ और अपनी मॉम के साथ सो। लियू किंगयांग दर्द और शौक दोनों में होता है। वो सोचता है, मैं साफ तौर पर ग्रैंड मास्टर रेल्म के क्लोज हूँ, फिर भी मैं ये फैन के सूप से बच नहीं पाया। क्या इसलिए कि मैं बहुत करीब था, या ये लड़का सच में इडियट होने का नाटक कर रहा है? लेकिन गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और वो ये फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मुझे जल्द ही पता चल जाएगा, कमीने, तुम मौत मांग रहे हो। जैसे ही वो आगे लपकता है, ये फैन डरने का नाटक करते हुए दौड़कर यू लिंगलोंग के पीछे छुप जाता है और कहता है, वाइफ लिंगलोंग, मुझे डर लग रहा है, ये मुझे मारेगा। अपने हस्बैंड को डरते देख यू लिंगलोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो लियू किंगयांग के सामने शील्ड बनकर खड़ी हो जाती है और धमकी देते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे आदमी के एक बाल को भी टच करके दिखाओ और फिर देखो क्या होता है। आज तुम यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जाओगे। और गाइस, चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, माहौल काफी गर्म था, जहां लियू किंगयांग बिल्कुल ये फैन पर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी बाजी पलट जाती है और यू लिंगलोंग आगे आ जाती है और साथ ही सारे लोग ये फैन को बचाने के लिए उसके आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और ये सब देखकर गोली भी गुस्से में आगे बढ़ता है और सीधा चेतावनी देते हुए कहता है, और हम भी है यहाँ, अगर तूने इसको छूने की जरा सी कोशिश भी की तो तुझे सबसे पहले हम सभी का सामना करना पड़ेगा। सभी के सभी लियू किंगयांग को घूरने लगते हैं जैसे अभी ही उसे कच्चा चबा जाएंगे। अचानक इतने सारे ताकतवर लोगों को एक बेवकूफ के सपोर्ट में खड़ा देखकर लियू किंगयांग बुरी तरह से चौंक जाता है और घबराहट के मारे पसीना पसीना हो जाता है। वो जमीन पर गिरे हुए ही अपने मन में झल्लाते हुए सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक पागल के पास इतने सारे स्ट्रांग लोगों का सपोर्ट कैसे आ गया? क्या सच में हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये अकेला नहीं पड़ जाता? इसी टेंशन के बीच लियू किंगयांग थोड़ा संभलता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम लोग सच में बहुत निर्दयी हो। तुम लोग इस बेवकूफ को कुछ देर के लिए बचा सकते हो,
पर क्या तुम सब मिलकर इसे पूरी जिंदगी भर बचा पाओगे? मुझे तो डर है कि जल्द ही इसकी लाश किसी सुनसान जंगल में पड़ी मिलेगी और तब तुम सब वहां सच में विधवा बन जाओगी। क्या तुम सब सच में ये फैमिली के उस बुढ़े से शादी करने का इरादा रखती हो? जैसे ही लियू किंग यांग सबके सामने ये फैन के दादाजी के बारे में इतना घटिया बोलता है, ये फैन का गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगता है। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचता है, मेरे दादाजी की बेइज्जती करके तू खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। लेकिन अचानक से सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है जब लियू किंग यांग शांत खड़े ये फैन के बिल्कुल करीब आता है और धीरे से उसके कान के पास आता है और एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ खुसखुसाते हुए कहता है, बेवकूफ, क्या तुझे पता है तेरे दूसरे भाई की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। उस वक्त मैंने खुद तेरे भाई को 1 दर्जन से ज्यादा बार चाटू मारा था और उसकी नसों को एक एक करके बेदर्दी से काट दिया था। ये सब सुनकर ये फैन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, पर उसकी आंखों का गुस्सा और बढ़ती हुई धड़कन साफ बता रही थी कि वो अंदर से कितना आग बबूला हो चुका है। अगर उसने यहाँ पर थोड़ा सा भी रिएक्ट किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो पागल नहीं है। और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए लियू किंग यांग आगे उसको चिढ़ाते हुए कहता है, उस आखिरी वक्त में तेरा भाई जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए तेरी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। अफसोस, अब तू भी जल्द ही उसके पास नीचे उससे मिलने जाने वाला है। इन सारी दिल दहला देने वाली बातों को सुनने के बाद ये फैन अब भी बाहर से बिल्कुल चुप रहता है, पर उसके दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी। वो गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशंस के साथ मन ही मन आखिर एक झटके में समझ जाता है, तो यह लियू फैमिली ही थी जिसने मेरे दूसरे भाई को साउथ वेस्ट जू के वॉर जोन में इतनी बुरी तरह से मारा था। और इस खुलासे के तुरंत बाद ये फैन का अपने गुस्से पर से कंट्रोल टूटने लगता है और वो अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ाकर लियू किंग यांग के हाथ को कस के पकड़ लेता है। पर उसकी इस हरकत को देखकर लियू किंग यांग बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि और ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, तू मुझे मारना चाहता है? क्या इस पागल को सच में मेरी बात समझ आ गई? असल में लियू किंग यांग अपने मन में बहुत ही चालाकी से प्लानिंग कर रहा था और सोच रहा था, कैप्टन चू फिंग तो वैसे भी इस बेवकूफ से निपटने का काम देख ही लेंगे। मेरा मेन टारगेट तो सिर्फ ये है कि अगर मैं बस किसी तरह से ये टेस्ट करके साबित कर दूं कि ये सिर्फ पागल होने का झूठा नाटक कर रहा है, तो इसी छोटी सी ट्रिक से मुझे बहुत बड़ा क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरी तरफ ये फैन भी अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। वो अच्छे से समझ रहा था, अगर मेरा सच सबके सामने आ गया तो ये फैमिली के खिलाफ साजिश रचने वाले वो मास्टरमाइंड किसी भी कीमत पर मुझे मरवा डालेंगे। पर पिछली बार मैंने ली यून यांग को बिना पलक झपकाए जान से मार दिया था, तो अब इस लियू नाम के कीड़े को भी मैं बिना किसी निशान छोड़े आसानी से मिटा सकता हूँ। और इतना सोचते ही ये फैन के हाथ से एनर्जी निकलती है जो सीधा लियू किंग यांग के हाथों के जरिए उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और फिर ये फैन आगे सोचता है, नहीं, मैं इस आदमी को ऐसी भयानक सजा दूंगा कि ये जीते जी मौत की भीख मांगेगा। और जैसे ही वो एनर्जी उसके अंदर दाखिल होती है, लियू किंग यांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अचानक से बुरी तरह से तड़पते हुए अपना गला हाथों से पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है, आह, तूने मेरे साथ क्या किया? इसी चिल्लम चिल्ली के आगे ये फैन यहाँ पर अपनी पीक एक्टिंग स्किल्स दिखाता है। वो भी बिल्कुल एक पागल बेवकूफ की तरह वैसी ही घबराई हुई शक्ल बनाता है और अपना गला पकड़कर उसी की आवाज की नकल करते हुए चिल्लाता है, आह, तूने क्या किया? तभी अचानक लियू चिंग यांग रियलाइज करता है कि वो हड्डियों को चीर देने वाला दर्द अचानक से उसके शरीर से गायब हो गया है। वो शौक में पसीना पोंछते हुए खुद से ही उलझ जाता है और सोचता है, वो हड्डियों को चीर देने वाला दर्द गायब हो गया, और क्या एक एनर्जी की लहर सच में मेरी नसों के साथ मर्ज हो गई है, या ये बस मेरा कोई वहम था? लेकिन तभी वो दोबारा ये फैन की तरफ गुस्से से पॉइंट करता है और अग्रेसिवली धमकाते हुए कहता है, पागल बनने का नाटक मत कर। अगर मेरा एक बाल भी बाका हुआ तो अपनी जान से इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। लेकिन तभी यू लिंगलोंग पीछे से आगे आकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, फालतू की बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। यू लिंगलोंग को इतने गुस्से में और बाकी लोगों को अलर्ट देखकर लियू चिंगलांग वहां रुकना बिल्कुल ठीक नहीं समझता और वो वहां से पलट कर निकल जाता है। और जैसे ही वो वहां से जाता है, ये फैन की आंखों से पागलपन का वो नाटक 1 सेकंड में पूरी तरह गायब हो जाता है। वो अपने आप से प्रॉमिस करता है, अब सिर्फ लियू चिंग यांग ही नहीं बल्कि पूरी लियू फैमिली इस बात का अंजाम भुगतेगी। और इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अब ये फैन और गोली अकेले में बाहर खड़े होकर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और आगे से गोली काफी चिंता और सीरियस टोन के साथ उसको बताता है, बड़े भाई, अभी एल्डर ये ने मुझे और ब्रदर श्या को अकेले में ढूंढा था। वो हम दोनों को ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट की बड़ी पोजीशन देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि एल्डर ये पहले ही अंदाजा लगा चुके हैं कि आप अब बेवकूफ नहीं रहे और अब वो किसी न किसी तरह ये भी जानते हैं कि ब्रदर श्या और मैं आपके छुपे हुए हेल्पर्स हैं। अपने दादाजी के बारे में ये सब सुनने के बाद ये फैन जवाब देता है,
दादाजी अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही चतुर और समझदार रहे हैं, और वैसे भी मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना ये सच उनसे हमेशा के लिए छुपा कर रख पाऊंगा। लेकिन तभी इस टेंस माहौल के बीच वहां पर अचानक एक लड़का भागता हुआ आता है, और वो सीधा आकर ये फैन को देखते ही जोर से चिल्लाता है कि यंग मास्टर ये, और उसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो जमीन पर बैठे हुए ही बड़े डेस्परेट तरीके से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि यंग मास्टर ये, प्लीज मेरी मदद करिए लियू चिंगयांग और पूरी लियू फैमिली को बर्बाद करने में। और वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जज्बात में आकर कहता है कि अगर वो इसमें कामयाब रहे तो वो लियू वू यांग अपनी हड्डियां गलाने तक मेहनत करने के लिए तैयार है, और यंग मास्टर ये कि एक बैल या घोड़े की तरह पूरी जिंदगी गुलामी करेगा। उस जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए लड़के को देखकर ये फैन अंदर ही अंदर थोड़ा चौंक जाता है, और वो उसे घूरते हुए मनी मन सोचता है कि ये इंसान तो बिल्कुल लियू चिंगयांग जैसा दिख रहा है, क्या ये भी लियू फैमिली का ही कोई मेंबर है? ये बात सोचकर ये फैन का दिमाग और तेजी से चलने लगता है, और वो थोड़ा कंफ्यूज होकर खुद से पूछता है कि एक लियू फैमिली का मेंबर खुद मुझे हायर करना चाहता है अपनी ही फैमिली को खत्म करने के लिए। आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है? और इसी अजीब सिचुएशन को देखकर गोली भी आगे आता है। वो उस लड़के को पहचानते हुए थोड़ा सीरियस और सस्पिशियस टोन में पूछता है कि तुम लियू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो ना? क्या तुम हमेशा खूबसूरत फीमेल सेलिब्रिटीज के पीछे नहीं घूमते रहते? अचानक से तुम मेरे बड़े भाई के पास इस तरह क्यों आ गए? और हाँ, ये मत भूलो कि मेरे बड़े भाई अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हैं। गोली की इस डायरेक्ट बात को सुनकर भी सेकंड यंग मास्टर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हिलता। वो पूरी उम्मीद के साथ गोली की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यंग मास्टर ये एक ना एक दिन जरूर जागेंगे और अपना असली रूप दिखाएंगे, इसलिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ, और ये शर्त लगा रहा हूँ कि यंग मास्टर ये मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये बोलते बोलते वो कुछ पेपर्स निकालता है और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये रही मेरी सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स की लिस्ट। जब तक आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, मेरी ये सारी दौलत और एसेट्स यंग मास्टर ये के हो जाएंगे। और फिर वो लड़का आगे बढ़कर वो पेपर्स गो अली के हाथों में थमा देता है। उन पेपर्स को हाथ में लेते ही गो अली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ता है और बुरी तरह से चौंक कर मन ही मन सोचता है कि इस बंदे की बिजनेस स्किल्स तो मेरे लेवल को भी मात दे रही हैं। ये सारी कंपनीज तो आगे चलकर मार्केट की सबसे टॉप लीडिंग एंटरप्राइजेस बनने वाली हैं। गोली खुद बिजनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा जीनियस था, और अब उस जैसे मास्टर को भी इस नए लड़के को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर होना पड़ रहा था। और ये सब देखकर ये फैन आगे सोचता है कि गोली जैसा टॉप नॉच बिजनेस जीनियस इस बंदे से इतना इंप्रेस हो गया है, इसका मतलब साफ है कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। और ये सब डिटेल समझने के बाद गोली एक लंबी सांस लेता है और उस लड़के से पूछता है कि तो इसका मतलब तुम्हारा पिछले कुछ दिनों से औरतों के पीछे पागल रहना और अजीब हरकतें करना, क्या वो सब सिर्फ एक झूठा नाटक था? और गोली की ये सवाल सुनते ही लियू वू यांग का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है, उसकी आंखों में एक दर्द सा दिखने लगता है, और वो उदासी से कहता है कि हाँ, अगर मैं वैसा नाटक नहीं करता तो आखिर मेरे पास और चारा ही क्या था। इसके बाद माहौल थोड़ा और सीरियस हो जाता है जब वो अपनी पास्ट स्टोरी बताना शुरू करता है, और वो बताता है कि आज से 20 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। लियू जीजियान ने मेरी माँ का एक न्याय के बावजूद लियू फैमिली ने उल्टा मेरी माँ को ही एक कलंक और शर्मिंदगी की तरह ट्रीट किया। आखिर में लियू किंग यांग ने एक्शन लिया और लियू जीजियान की पूरी सहमति के साथ उसने मेरी माँ को जान से मार दिया। और वो आगे कहता है उसने ये सब बिल्कुल मेरे सामने किया, मेरी माँ का खून मेरे ही सामने किया गया, और उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल का एक छोटा बच्चा था। और फिर आगे कहता है मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने लियू फैमिली में एक भी दिन सुकून और खुशी का नहीं देखा। और फिर अपनी बीती हालत बताते हुए कहता है कि बड़ा होने के बाद भी मुझे लियू फैमिली में हमेशा अकेला और बेदखल करके रखा गया। अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मैं शराब और औरतों की लत का नाटक करूं और खुद को अपनी मर्जी से यहाँ इस हालत में भेज दूं। सिर्फ यही एक तरीका था जिससे मैं उस परिवार की बलाओं और मौत से बच सकता था। इसके बाद वो वापस कॉन्फिडेंस गेन करता है और आगे कहता है कि बाहर से देखने में मैं भले ही एक फालतू और बेकार इंसान लगता था, पर सच्चाई तो ये थी कि मैं पीछे रहकर अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा था, चुपचाप नई कंपनियां खड़ी कर रहा था, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उस लियू फैमिली से अपना बदला लेना चाहता था। ये बोलने के बाद वो सीधा ये फैन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। वो कहता है कि लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मेरी अकेले की ताकत बहुत लिमिटेड है। मुझे इस सब के लिए किसी बहुत ही खास और ताकतवर इंसान की मदद चाहिए थी। और मेरा ये इंतजार तब खत्म हुआ जब मैंने नोटिस किया कि जाओ फैमिली और उसके आसपास की बाकी बड़ी बड़ी फैमिलीज एक के बाद एक पूरी तरह से सफाचट हो रही हैं। तब मुझे अंदर से पूरा यकीन हो गया था कि मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो आप ही हैं। वो थोड़ा और एक्साइटेड होकर अपने मन में सोचता है कि जब इतनी सारी बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज रातों रात खत्म हो गई तो इसका एक ही मतलब है कि ये फैमिली का वो सबसे खतरनाक जीनियस पक्का अब जाग चुका है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़का और कुछ बोलता, गोली बात काटते हुए कहता है, ठीक है, पर मेरे बड़े भाई अभी इस वक्त बेवकूफ है, तो शायद वो तुम्हारी इस लंबी चौड़ी बात का मतलब ना समझ पाए। क्या तुम्हें समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ?
और ये बात सुनते ही सेकंड यंग मास्टर तुरंत हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। और वो मन ही मन थोड़ा टेंस होकर सोचता है कि लगता है मैंने अभी तक इनका इतना ट्रस्ट नहीं जीता है कि यंग मास्टर ये अपना असली सच मेरे सामने ला सके। मुझे अपनी परफॉर्मेंस और मेहनत और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और इसी कोशिश में वो एक बार फिर आगे आता है और अपने बिजनेस आइडियाज़ का जिक्र करते हुए रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास अभी भी बहुत बेहतरीन आइडियाज़ और बिजनेस प्लान्स हैं और मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि मैं आपके लिए अनगिनत दौलत खड़ी कर सकता हूँ। उसकी इस डेडिकेशन और स्किल्स को देखकर ये फैन अंदर ही अंदर काफ़ी इंप्रेस होता है और मन में सोचता है कि लड़ाई के मैदान के लिए मेरे पास फुग्गुई है, मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए गोली है, तो अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस को संभालने के लिए गॉड ऑफ वेल्थ ढूंढना भी कोई बुरी बात नहीं है ना। ये सब सोचने के बाद ये फैन उस फाइल्स को पकड़कर कहता है कि बहुत अच्छा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, चलो आओ मेरे साथ घर चलो और खुद ही देख लो। और ये सब देखकर गोली तुरंत समझ जाता है और वो रिलैक्स होकर अपने मन में सोचता है कि बड़े भाई का इरादा अब इस ल्यू वू यांग को एक मौका देने का है। और दूसरी तरफ ये फैन का सपोर्ट मिलने पर सेकंड यंग मास्टर की आंखों में चमक आ जाती है। वो अंदर ही अंदर खुश होकर मन में सोचता है कि जब तक मैं इस बहाने से किसी तरह ये कॉर्पोरेशन के अंदर घुस पाऊं तो समझ लो मेरा आधे से ज्यादा प्लान तो वहीं पर सक्सेसफुल हो गया। और फिर वो थोड़ी स्माइल के साथ आगे सोचता है कि आखिर मेरा वो महाबेवकूफ बड़ा भाई ल्यू किंग यंग अब तक तो वैसे भी ये कॉर्पोरेशन पहुंच ही गया होगा। और गाइस, चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ल्यू किंग यान का भाई ये फैन के पास आया था और उसने बताया था कि उसे ल्यू फैमिली को खत्म करना है, जिसके लिए वो ये फैन के साइड आ गया था। अब आगे की स्टोरी शुरू होती है सीधे ये ग्रुप के बोर्ड मीटिंग रूम से। वहां सारे ये ग्रुप के मेंबर्स की एक बहुत ही सीरियस मीटिंग चल रही होती है और एक मेंबर हड़बड़ाते हुए कहता है कि क्या ये सच है कि शू जियान ने मरने से ठीक पहले ये ग्रुप को ल्यू फैमिली के हाथों बेच दिया। उसकी इस टेंशन भरी बात पर दूसरा मेंबर कंफर्म करता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है और कॉन्ट्रैक्ट नोटराइज भी हो चुका है, जिसका मतलब ये अब लीगली बाइंडिंग है। ये सुनते ही वहाँ हंगामा मच जाता है और एक मेंबर परेशान होकर कहता है कि अब आगे क्या किया जाए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ओल्ड मास्टर ये ने गो ली और शिया हाउ को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, तो उनके पास जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। लेकिन तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ अचानक लियो किंग यान की एंट्री होती है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अब किसी के भी वाइस प्रेसिडेंट बनने का टाइम जा चुका है। और तभी वो कुछ पेपर्स दिखाकर कहता है कि मिस्टर शू जियान ने ऑलरेडी 30 मिलियन के दाम पर ये ग्रुप उसे बेच दिया है। और आगे वो एरोगेंस के साथ पेपर्स को टेबल पर पटकता है और बताता है कि लीगल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जू मिंग और प्रोक्योरमेंट मैनेजर यू वे उस वक्त वहां मौजूद थे और वो इस बात की गवाही दे सकते हैं। और तभी उन दो गद्दारों का चेहरा दिखाया जाता है। जू मिंग, जो कि लीगल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है और शू जियान का वफादार कुत्ता माना जाता है, तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है कि ये बात बिल्कुल सही है। उसके साथ ही खड़ा यू वे, जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर और दूसरा वफादार कुत्ता है, वो भी चापलूसी करते हुए कंफर्म करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 100% लीगल है। और इन दोनों की बात सुन के बाकी बोर्ड मेंबर्स गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है, क्योंकि ये ग्रुप के एसेट्स की वैल्यू कम से कम 500 बिलियन है और उसे सिर्फ 30 मिलियन में बेच दिया गया। एक मेंबर गुस्से में कहता है कि ये तो पूरी तरह से फ्रॉड है और शू जियान एक नंबर का कमीना था, उसका इस तरह मरना तो उसके लिए बहुत छोटी सजा थी। वहां खड़ा एक और मेंबर साफ इनकार कर देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इनवैलिड है। और ये सब शोर शराबा सुनकर लियू किंग यान अपना हाथ जोर से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर पटकता है और उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि उनके चिल्लाने से अब कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये ग्रुप अब लियू फैमिली की प्रॉपर्टी बन चुका है। इस डोमिनेंस के बाद वो अपने बाउंसर्स और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि हैंडओवर का प्रोसेस अभी के अभी शुरू किया जाए और खासकर उस सीक्रेट रिसर्च लैब पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए। उसके इस ऑर्डर पर सारे गार्ड्स एक साथ उसकी बात मानते हैं। और इसी मोमेंट पर लियू किंग यान अपने मन ही मन बहुत डीपली सोच रहा होता है। उसका मेन टारगेट असल में ये ग्रुप का वो लेजेंडरी ट्रेजर है जो वहीं कहीं छिपा है। वो सोचता है कि ऐसी अफवाह है कि ये फैमिली को एक बार एक बहुत ही लेजेंडरी ट्रेजर का मैप मिला था जिसमें किसी मिराक्युलस रूइन का लोकेशन दर्ज था। उसकी आंखों में लालच दिखने लगता है, क्योंकि अगर उसने उस मैप को डिकोड करके उन रूइंस में एंट्री ले ली तो उसे ऐसी बेमिसाल पावर मिलेगी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और शायद वो इमॉर्टल होने की टेक्निक भी सीख ले। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि उसे याद आता है कि इस एक चीज के चक्कर में ही पूरी ये फैमिली बर्बाद हो गई थी। पर फिर वो खुद को तसल्ली देता है कि आखिर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हर किसी का अल्टीमेट ड्रीम इमॉर्टल होना और एक सेंट बनना ही तो होता है। और तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और ये फैन की एंट्री होती है, जिसके दोनों तरफ गो ली और वैंग फुगवी दरवाजा पकड़े खड़े होते हैं। और ये फैन हाथ में एक चेयर उठाए हुए गुस्से में चिल्लाता है कि यहाँ कितना शोर है, जैसे कुछ जंगली कुत्ते भौंक रहे हों। वो अपनी उठाई हुई चेयर को हवा में घुमाता है और वैंग फुगवी और गोली को ऑर्डर देता है कि इन जंगली कुत्तों को पीटो। और ये फैन की इस अचानक और अग्रेसिव एंट्री को देखकर लियू किंग यांग के माथे पर पसीना आ जाता है।
वो ये फैन के आसपास खड़े वैंग फुगवी और गोली को ऑब्जर्व करता है और घबराहट में सोचता है कि इसके पास तो 2 ग्रैंड मास्टर लेवल के गार्ड्स हैं। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि वो ये फैन को एक झटके में नहीं मार पाएगा और अभी उससे लड़ना किसी भी हाल में समझदारी नहीं है। अपनी फटी हुई हालत को छुपाते हुए वो ये फैन को धमकाने की कोशिश करता है कि वो कोई भी बेवकूफ़ी भरी हरकत ना करे, क्योंकि ये ग्रुप को उसने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये फैन अपने बंदों को लेकर यहाँ से दफा हो जाए। और ये फैन का एटीट्यूड देखकर वहां खड़े गद्दार यू वे और जू मिंग भी फड़फड़ाने लगते हैं। वो तुरंत सिक्योरिटी को आवाज लगाते हैं ताकि ये फैन को वहां से बाहर निकलवाया जाए। एक गद्दार गुस्से में कहता है कि अगर ये फैन को पागलों जैसी हरकतें करनी है तो अपने घर पर जाकर करे, क्योंकि ये बिजनेस कंडक्ट करने की जगह है। ये घटिया बातें सुनकर ये फैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो मन में कहता है कि तुम दोनों पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले कुत्ते हो। और अगले ही सेकंड ये फैन तेजी से आगे बढ़ता है और मैनेजर यूए का हाथ इतनी जोर से पकड़कर मोड़ देता है कि उसकी चीख निकल जाती है। यूवे डर और दर्द से चिल्ला उठता है और ये फैन तभी आगे से कहता है कि क्या उसे लगता है कि ये फैन को कुछ नहीं पता। वो सबके सामने एक्सपोज करता है कि यूवे ने चुपके से लाखों की रिश्वत खाई है। और उसके बाद ये फैन पीछे मुड़कर जूमिंग की नाक में अपनी उंगली घुसा देता है और उसे भी लपेटे में लेते हुए चिल्लाता है कि उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक ही जगह पर 3-3 रखेले रखी हुई हैं। इसके आगे ये फैन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो सबको बताता है कि 5 साल पहले जूमिंग ने एक स्टूडेंट लड़की के साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से उस बेचारी ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और आगे से जूमिंग की हालत खराब हो जाती है। वो दर्द से अपनी नाक पकड़ते हुए ये फैन को गाली देता है और अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर सफाई देता है कि ये फैन उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर ये फैन बिल्कुल कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है और वहां सबको बताता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है और ये दोनों बहुत ही घटिया इंसान है। वो आगे बताता है कि पहले उसके दादाजी ने उसे चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन आज वो सबके सामने इन दोनों की असलियत खोल कर रहेगा। ये फैन को इतने क्लियर और फ्लुएंट तरीके से बोलता देखकर दोनों गद्दार अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में अब ये फैन बेवकूफ नहीं रहा। और सिचुएशन को अपने हाथ से निकलता देख लियू किंग यान वापस बीच में आता है और उन दोनों गद्दारों के कंधे पर शांति से हाथ रखते हुए सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मिनिस्टर जू और मैनेजर यू ये ग्रुप के बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। वो बाकी मेंबर से सवाल करता है कि क्या वो अपने वफादार लोगों पर भरोसा करेंगे या फिर एक बेवकूफ की बातों पर। उसकी ये चालाकी थोड़ी काम कर जाती है और कुछ बोर्ड मेंबर्स हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं कि ये फैन लीडरशिप का हिस्सा नहीं है और सिर्फ ये फैमिली का होने की वजह से वो उसकी बातों पर ऐसे ही अंधा भरोसा नहीं कर सकते। एक और मेंबर चिल्लाकर कहता है कि ऐसी बातों को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। और ये सभी बातें सुनकर ये फैन बिल्कुल शांत रहता है। वो अपने पीछे खड़े गोली की तरफ एक इशारा करता है। इशारा मिलते ही गोली तेजी से आगे आता है और अपने हाथ में कुछ ठोस सबूत निकालकर सबको दिखाता है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि अब जब वो नया वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है तो सब लोग उसकी बात तो जरूर सुनेंगे। वो सबका ध्यान उन एविडेंस पर खींचते हुए कहता है कि सब लोग इन सबूतों की तरफ देखें। और उसके बाद गोली अपना अगला मूव चलता है और वहां लगे सिस्टम में वो पेन ड्राइव लगा देता है। पेन ड्राइव लगते ही मीटिंग रूम की बड़ी स्क्रीन ऑन हो जाती है और उस पर एक वीडियो चलने लगती है। वीडियो को देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें साफ दिख रहा होता है कि मैनेजर यूवे एक टकले आदमी से लाखों की रिश्वत ले रहा है। वो आदमी यूवे को नोट की गड्डियां पकड़ते हुए कहता है कि मैनेजर यू, ये लो 3 मिलियन। वो आगे बोलता है कि ये ग्रुप के उस स्टील प्लांट प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए वो उसी पर भरोसा कर रहा है और जब ये काम हो जाएगा तो यूवे को 5 मिलियन और मिलेंगे। वीडियो के अंदर यूवे बहुत ही लालची हंसी के साथ पैसे पकड़ते हुए जवाब देता है कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी ये घिनौनी हरकत बड़ी स्क्रीन पर सबके सामने एक्सपोज होती देख यूवे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और घबराहट में चिल्लाने लगता है कि रुको, इसे बंद करो। उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में फड़फड़ाते हुए सोचता है कि वो उस वक्त कितना केयरफुल था। किसी ने इसकी वीडियो कैसे बना ली, और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो ये फैन के पास आई कहां से। और यूवे को उसकी औकात दिखाने के बाद गोली के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। वो वहां खड़े मिनिस्टर जूमिंग की तरफ देखता है और मजे लेते हुए कहता है कि लगता है मैनेजर यू अब इस सबको और झेल नहीं पा रहे, तो चलो अब मिनिस्टर जू के शानदार मसल्स देखते हैं। अपनी बारी आती देख जूमिंग डर के मारे चिल्लाता है नहीं, पर गोली वीडियो चला देता है और स्क्रीन पर अब एक और भी घटिया वीडियो चलने लगती है। उसमें जूमिंग एक लाचार लड़की पर जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। वो उस लड़की पर गुस्से में चिल्लाता है कि कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। वो बेचारी लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाती है कि उसके पास मत आओ, पर जूमिंग अपने नशे में चूर होकर घमंड से कहता है कि वो ये ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। उसकी इस धमकी के बाद भी वो लड़की बस दर्द में चिल्लाती रह जाती है कि कोई बचाओ, मुझे जाने दो। ये वीडियो रूम में चलते ही जूमिंग पूरी तरह पागल हो जाता है। वो भागकर स्क्रीन के ठीक आगे खड़ा हो जाता है और पागलों की तरह अपने हाथ हवा में हिलाने लगता है ताकि लोग वीडियो ना देख सके। उसकी शक्ल पर पसीना और डर साफ दिख रहा होता है और वो चिल्लाता है, किसी को भी ये देखने की इजाजत नहीं है। वो सबसे भीख मांगने लगता है कि नहीं, मत देखो, नहीं। जब उसे लगता है कि अब उसका करियर और जिंदगी दोनों खत्म हो चुके हैं तो वो पूरी तरह टूटकर ये फैन की तरफ मुड़ता है।
उसकी सारी अकड़ निकल चुकी होती है और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि यंग मास्टर ये, बस मुझे बताइए आप चाहते क्या है। और जूमिंग की इस फटी हुई हालत को देखकर ये फैन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कहता है कि मिनिस्टर जू बहुत चालाक है। ये फैन आगे बोलता है कि वो जानते हैं आगे क्या करना है और पूछता है कि क्या अभी भी उसे सब कुछ खोलकर बताना पड़ेगा। और ये फैन की इतनी क्लियर, शार्प और मैच्योर बातें सुनकर जूमिंग वहीं फ्रीज हो जाता है। वो डर और शौक के मिक्स इमोशन के साथ ये फैन को घूरता है और कहता है कि ये टोन, ये काम करने का तरीका, इसका मतलब आप सच में अब बेवकूफ नहीं रहे। उन दोनों के इस कॉन्वर्सेशन को देखकर मीटिंग रूम में बैठे बाकी ये ग्रुप के मेंबर्स भी आपस में हैरानी से बात करने लगते हैं। एक मेंबर शॉक में कहता है कि यंग मास्टर अब हकला नहीं रहे हैं, क्या वो ठीक होने वाले हैं? दूसरा तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है कि सही कहा, वाइस प्रेसिडेंट गो ने जो सबूत दिखाए हैं वो भी पक्का यंग मास्टर ने ही इकट्ठे किए होंगे, है ना? और इसी हंगामे के बीच जूमिंग समझ जाता है कि लियू किंग यांग की साइड रहने में अब सिर्फ मौत है। वो तुरंत पार्टी बदल लेता है और अपनी गलती मानते हुए कहता है कि उसका दिमाग अभी ठीक नहीं था और उसने वो बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। सबको शॉक करते हुए वो अपनी असली गद्दारी कबूल करता है और जोर से बताता है कि असल में जू शुजियान और लियू किंग यांग ने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। और जूमिंग को बोलता देख जमीन पर पड़ा यूएई भी कूद पड़ता है और चिल्लाकर कहता है कि हाँ, लियू किंग यांग का कॉन्ट्रैक्ट नकली है और उसने कभी ये ग्रुप को खरीदा ही नहीं। और उन दोनों कुत्तों को अपने खिलाफ भौंकते देख लियू किंग यांग गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो उन दोनों पर चिल्लाता है कि यूवेई, जूमिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और वो आगे बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर जू शुजियान के सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट है, ये ग्रुप की ऑफिशियल सील है और नोटराइज किए हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वो उन्हें धमकाता है कि उनका इस बात से इनकार करना बिल्कुल बेकार है। लियू किंग यांग का ये काउंटर अटैक देखकर ये फैन अपने मन में सोचता है कि बात तो सही है, सिर्फ इन दोनों गद्दारों को अपनी साइड करने से मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, असली प्रॉब्लम तो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई है। पर ठीक इसी मोमेंट पर ये फैन के पीछे से लियू वुयांग आगे आता है और कहता है कि यंग मास्टर लियू, आपके हाथ में जो है वो शायद कॉन्ट्रैक्ट की बस कॉपी है ना? ये बात सुनते ही लियू किंग यांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आगे लियू वुयांग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती और क्या हो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नकली हो। और अपने ही छोटे भाई को ये फैन के साथ खड़ा देख लियू किंग यांग गुस्से से पागल हो जाता है। वो घुर्राते हुए कहता है लियू वुयांग और सोचता है कि ये कमीना ये फैन की साइड कैसे चला गया। पर लियू किंग यांग भी तुरंत अपने चेहरे पर वापस अकड़ ला ली। वो घमंड से मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पता था कि तुम ये पूछोगे। वो जोर से चिल्लाता है कि इसलिए वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लाया है। अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए वो ऑर्डर देता है कि ओए, ब्रीफकेस यहाँ लाओ। उसकी आवाज सुनते ही एक बॉडीगार्ड आगे आता है जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। लियू किंग यांग उस ब्रीफकेस की तरफ इशारा करके पूरी शान से कहता है कि इस ब्रीफकेस के अंदर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसकी इस अकड़ पर लियू वुयांग हल्का सा स्मर्क करता है और बहुत ही मजे लेते हुए कहता है कि सॉरी बड़े भाई। वो अपने हाथ में पकड़ा एक बिल्कुल वैसा ही ब्रीफकेस थोड़ा ऊपर उठाता है और बोलता है कि उसके पास भी यहाँ एक ब्रीफकेस है। फिर वो एक सीधा चैलेंज देता है, तो अब मुझे बताओ किस ब्रीफकेस में असल में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखकर लियू किंग यांग एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन कैलकुलेट करता है कि उसने हमेशा अपने बॉडीगार्ड कैप्टन को ब्रीफकेस अपने पास रखने को कहा था, इसलिए कुछ भी गड़बड़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना कॉन्फिडेंस वापस लाते हुए वो लियू वुयांग को मॉक करता है और पूछता है कि क्या तुझे लगता है कि एक जैसा ब्रीफकेस लाने से वो डर जाएगा। वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ता है और जोर से ऑर्डर देता है कि चलो हमारा ब्रीफकेस खोलो। और बॉडीगार्ड तुरंत जी सर बोलता है और ब्रीफकेस को खोल देता है और तभी ब्रीफकेस खुलता है। पर जैसे ही लियू किंग यांग की नजर उसके अंदर जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस ब्रीफकेस के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक नीले रंग का कफन रखा होता है। शौक और डर से उसके मुंह से निकलता है, क्या एक कफन? सिचुएशन को पूरी तरह अपने खिलाफ जाता देख लियू किंग यांग का दिमाग फट जाता है। वो गुस्से से अपने ही बॉडीगार्ड की कॉलर पकड़ लेता है और पागलों की तरह चिल्लाता है कि डैम इट, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कहाँ है मेरा कॉन्ट्रैक्ट? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो घूमकर लियू वुयांग की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखता है और चिल्लाता है कि लियू वुयांग, क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? इस बार लियू वुयांग के चेहरे पर कोई स्मर्क नहीं होती। उसकी आंखों में एक पुरानी आग और गुस्सा दिखता है। वो लियू किंग यांग को देखते हुए एकदम ठंडी आवाज में कहता है कि लियू किंग यांग, 10 साल पहले तुमने मेरी माँ को मारा था और अब ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो आगे कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि लियू किंग यांग को बहुत जल्द इस कफन की जरूरत पड़ेगी। इस डायलॉग के पीछे छिपा मास्टर प्लान लियू वुयांग अपने मन में सोच रहा होता है। वो हंसता है कि उसने पहले ही बॉडीगार्ड कैप्टन को रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया था और उस बेवकूफ लियू किंग यांग को कुछ पता ही नहीं चला। और पूरी महफिल को अपने कंट्रोल में लेने के बाद लियू वुयांग अपना ब्रीफकेस का लॉक खोलता है और उसके अंदर बिल्कुल सही सलामत ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रखा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वाला ब्रीफकेस ये फैन की तरफ बढ़ाता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि यंग मास्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है
और मैं इसे आपके हवाले कर रहा हूँ। और पीछे से अपने सामने अपनी इतनी बड़ी साजिश को फेल होता देख ल्यू किंग यांग बुरी तरह बिलबिला उठता है। वो डर और गुस्से से चिल्ला पड़ता है कि ल्यू वुयांग, ये अरबों की प्रॉपर्टी है, और फिर उसे गाली देते हुए कहता है कि तू एक नंबर का कमीना है। पर उसकी इस गाली और गुस्से का ल्यू वुयांग पर कोई असर नहीं होता। वो एक कोल्ड स्मग के साथ जवाब देता है कि ये तो बस शुरुआत है। और इस अचानक पलटते हुए गेम के बीच ये फैन उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में लेता है और बड़े मजे से ल्यू किंग यांग की तरफ देखते हुए कहता है कि मिस्टर ल्यू, मेरे पास अभी तीनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहीं पर है, तो अब जरा मुझे बताओ कि ये ग्रुप आखिर किसका हुआ। ये ताना सीधा ल्यू किंग यांग के ईगो पर लगता है और उसके मुंह से गुस्से में सिर्फ इतना निकलता है कि तुम। वो गुस्से और बेबसी के मिक्स इमोशंस के साथ वहां खड़ा होता है। फिर वो एकदम हेट भरी निगाहों से ल्यू वुयांग की तरफ घूरता है और चिल्लाता है कि ल्यू वुयांग, तू सच में एक बेहद ही घटिया और बेदर्द इंसान है। और उसी वक्त वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि इस बंदे ने बिना किसी को खबर लगे चुपचाप खुद को इस लेवल तक बड़ा कर लिया, और खुद की गलती मानते हुए सोचता है कि लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, और अब वहां रुकना उसके लिए बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए वो अपना माथा झटकता है और अपने गार्ड से कहता है कि चलो यहाँ से। पर जैसे ही वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, पीछे से ये फैन की एकदम दबंग आवाज आती है जो उसे वहीं रोक देती है। ये फैन चिल्लाता है कि वहीं रुक जाओ। माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। ये फैन उसके पीछे से कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई तुम पर हावी होने की कोशिश करे तो उससे उसकी कीमत जरूर वसूलो। और फिर एक खतरनाक टोन में बोलता है कि अब अपना पुराना हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। और ये फैन के इतने कॉन्फिडेंट और खतरनाक तेवर देखकर ल्यू किंग यांग की हालत खराब होने लगती है। उसके माथे पर पसीना चमकने लगता है। वो घबराहट में सोचता है कि ये बेवकूफ ये फैन आखिर करने क्या वाला है। और तभी ल्यू वू यांग आगे आता है और ये फैन को एक बहुत ही बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि यंग मास्टर, ये इसके पास एक ट्रांसलूसेंट बोन है जो कल्टीवेशन के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है। फिर वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना इससे वो चीज छीन ली जाए। अपना सबसे बड़ा राज ऐसे खुलते देख ल्यू किंग यांग शौक से पागल हो जाता है। वो फटी हुई आंखों से चिल्लाता है कि ल्यू वू यांग, वो ल्यू फैमिली का खानदानी खजाना है, एक ऐसी अनमोल चीज जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो किसी बाहर वाले को इसके बारे में कैसे बता सकता है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि वो अपने मन में जानता था कि उसकी अभी तक की सारी मार्शल आर्ट्स की पावर और कल्टीवेशन उस बोन की ही देन है। वो दांत पीसते हुए सोचता है कि मैं किसी भी कीमत पर इस इडियट को वो चीज लेने नहीं दूंगा। पर उसके सोचने से क्या होता है, जैसे ही ये फैन को इस अनमोल चीज के बारे में पता चलता है, गो ली और वांग फुगुई एक साथ तेजी से ल्यू किंग यांग की तरफ बढ़ते हैं। दोनों तरफ से उसे दबोचा जाता है और गो ली जोर से कहता है कि मिस्टर ल्यू, चुपचाप वो चीज हमारे हवाले कर दो। उनकी जबरदस्ती पर ल्यू किंग यांग छटपटाता है और चिल्लाता है कि तुम लोग ये तो सीधा सीधा डाका डाल रहे हो। और फिर वो अपना पूरा जोर लगाते हुए खुद से वादा करता है कि वो ऐसे ही बिना लड़े हार नहीं मानेगा। वो उन दोनों से छूटने के लिए अपनी मार्शल एनर्जी इकट्ठी करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो घबराकर सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है, मेरी मार्शल एनर्जी अचानक से खत्म क्यों हो रही है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि पिछली बार ये फैन ने मुझ पर अटैक किया था। उसकी धड़कनें और तेज हो जाती हैं जब वो डर के मारे ये फैन की तरफ देखता है। वो डर से कांपते हुए सोचता है कि क्या सच में इस बंदे की दिमागी हालत पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये तो वहीं निकल गया, क्या आज मेरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी घबराहट के बीच वांग फुगुई गुस्से में आगे बढ़ता है और चिल्लाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, किसने तुझे ये फैमिली के मामलों में पंगे लेने को कहा था। और एक ही झटके में वो ल्यू किंग यांग की शर्ट फाड़ देता है। शर्ट फटते ही उसके गले में लटकता हुआ वो इमॉर्टल बोन सबको दिख जाता है और वांग फुगुई खुश होकर कहता है, आहा ये रहा। बिना एक सेकंड वेस्ट किए ये फैन तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके गले से वो इमॉर्टल बोन खींच कर निकाल लेता है। अपनी सबसे कीमती चीज छिनते देख ल्यू किंग यांग चिल्ला पड़ता है, नहीं। और उसकी चीख पुकार को इग्नोर करके ये फैन उस चमकते हुए बोन को बहुत ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है और वो अपने मन में सोचता है कि तो क्या यही एक इमॉर्टल बोन है। तभी उसे अपने ड्रैगन पैटर्न रिंग से जुड़ी कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। उसे ध्यान आता है कि उस रिंग की नॉलेज के हिसाब से जो बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स होते हैं वो अपनी मौत के बाद अपनी सारी पावर को अपनी हड्डियों में जमा कर देते हैं, जिसे इमॉर्टल बोन कहा जाता है। इनके अंदर उनकी पूरी जिंदगी की टेक्निक, लड़ाई का एक्सपीरियंस और बहुत सारी ऐसी ही अनमोल ताकत छिपी होती है। ये फैन रियलाइज करता है कि इसे सिर्फ पहनने मात्र से ही एक इंसान पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और अगर कोई इसकी एनर्जी और एक्सपीरियंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले तो वो एक ही झटके में कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। वो खुश होते हुए सोचता है कि किस्मत से ड्रैगन पैटर्न रिंग के अंदर एक इमॉर्टल बोन को एब्जॉर्ब और रिफाइन करने का पूरा मेथड मौजूद है।
ये सारी बातें समझने के बाद ये फैन एक शातिर मुस्कान के साथ उसे मॉर्टल बोन को अपने पॉकेट में रख लेता है और ल्यू किंग यांग को चिढ़ाते हुए कहता है कि शुक्रिया मिस्टर ल्यू, मैं तुम्हारा ये तोहफा खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर ल्यू किंग यांग तड़प उठता है और चिल्लाता है कि किसने कहा मैं ये तुझे दे रहा हूँ, इसे वापस कर मुझे। पर ये फैन का अगला मूव सबको शॉक कर देता है। वो शांत आवाज में वोंग फुगुई और गुओ ली को ऑर्डर देता है कि ब्रदर गुओ, ब्रदर वोंग, इसे जाने दो, ये हमारा मेहमान है जो हमारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया है, इसे छोड़ दो। ये अजीब ऑर्डर सुनकर वोंग फुगुई हड़बड़ा जाता है और कहता है पर, लेकिन ये फैन बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे अभी के अभी छोड़ दो। और सिचुएशन को ना समझ पा रहा वोंग फुगुई हैरानी में पूछता है कि ब्रदर फैन, ये आप क्या कर रहे हो। वो आगे बढ़ने वाला ही होता है कि गुओ ली उसे रोककर इशारा करते हुए कहता है कि बीच में मत पड़ो। और ये फैन की इस मूव को देखकर अपने मन में सोचता है कि जरूर ब्रदर फैन का अपना कोई मस्त प्लान होगा, इसलिए वो ऐसी अजीब हरकत कर रहे हैं। और इसके बाद ये फैन ल्यू किंग यांग को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है और मजे लेते हुए कहता है कि आओ मिस्टर ल्यू, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। ल्यू किंग यांग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन ये फैन उसे जोर से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगता है। पीछे चलते हुए दोनों गार्ड्स और वहां मौजूद लोग इन दोनों को जाते हुए देखते हैं। तभी ल्यू किंग यांग के शातिर दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बेवकूफ सच में मुझे अपने आदमियों के बीच से बाहर निकाल लाया, इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। जैसे ही हम दरवाजे के बाहर निकलेंगे मैं इससे अपना वो इमॉर्टल बोन वापस छीन लूंगा। और अगले ही सीन में दोनों चलते चलते ये ग्रुप से भरे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। वहां इनके अलावा सिर्फ शिया हाओ और लियो वियांग मौजूद होते हैं और चारों तरफ शांति होती है। और फिर लियो किंग यांग अपनी चालाकी पर खुश होते हुए अपने मन में हिसाब लगाता है। वो सोचता है कि जब तक वहां दो ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट्स वैंग फुगुई और गुओ ली थे, तब तक मैं कोई मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब इस पार्किंग लॉट में इस ये फैंग के साथ सिर्फ दो बेकार कचरे खड़े हैं। ऐसी सिचुएशन में इस ये फैंग से निपटना तो मेरे लिए बच्चों का खेल होगा, है ना। और उसके बाद वो अपनी उंगलियों से जोर से चुटकी बजाता है। क्लिक की आवाज होते ही वहां पार्किंग लॉट के अंधेरे कोनों से बहुत सारे सूट पहने गुंडे निकल आते हैं और ये फैंग और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर ल्यू किंग यांग का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ये फैंग की तरफ देखते हुए एक घमंडी हंसी के साथ कहता है कि ये फैंग, तेरी सच में हिम्मत कैसे हुई कि तू सिर्फ दो कचरे लोगों को लेकर मुझे छोड़ने बाहर आया। अब मुझे ही पहले तुझे इस दुनिया से छोड़कर आना पड़ेगा। इस एटीट्यूड को देखकर ये फैंग के साथ खड़ा शिया हाओ आगे आता है। वो बिल्कुल शांत आवाज में ताना मारते हुए कहता है कि यंग मास्टर ल्यू, हमारे यंग मास्टर ने तो बड़े आराम से आपको यहाँ तक छोड़ दिया, पर आप हैं कि खुद जानबूझकर बंदूक की नली के आगे खड़े हो रहे हैं। अब अगर हमारे यंग मास्टर थोड़े रूड होते हैं तो बाद में उन्हें दोष मत देना। अपने मन ही मन शिया हाओ ल्यू किंग यांग की इस बेवकूफी पर हंसता है और सोचता है कि यंग मास्टर ये ने सब कुछ इतना ऑब्वियस कर दिया है, फिर भी ये घटिया इंसान उन्हें बेवकूफ समझने की भूल कर रहा है। सच में ये अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। शिया हाओ की बातें सुनकर ल्यू किंग यांग चिढ़ जाता है और चिल्लाता है कि रूड। वो गुस्से में हंसता है और ये फैंग की तरफ इशारा करके कहता है कि ये बेवकूफ आखिर मेरा कर ही क्या लेगा। पर उसके आगे बोलने से पहले ही ये फैंग शांति से अपना पैर जमीन पर रखता है और हल्के से दबाता है और उस हल्के से दबाव से ही एक जबरदस्त धमाका होता है और पार्किंग लॉट का ठोस कंक्रीट फर्श किसी कच्चे आटे की तरह टूटकर बिखर जाता है। जमीन फटती है और कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ते हुए सीधा जाकर उन गुंडों को लगते हैं। एक ही झटके में वो सारे खतरनाक गुंडे बेजान होकर जमीन पर ढेर हो जाते हैं। और ये नजारा देखकर ल्यू किंग यांग की हंसी उसके गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो डर के मारे चिल्लाता है, कैसे, ये कैसे मुमकिन है। वो घबराते हुए ये फैंग की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि ये फैंग, तू बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था, तू सच में पूरी तरह ठीक हो चुका है ना। और उसकी फटी हुई हालत देखकर ये फैंग कहता है कि क्या अब जाकर तेरी समझ में आया। ये फैंग अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाता है और एक कोल्ड आवाज में बोलता है कि अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर वो अपनी एक उंगली नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाता है कि मेरे आगे घुटने टेक दे। और ये फैंग की आवाज में ऐसी ताकत और दबाव होता है कि ल्यू किंग यांग की टांगें कांपने लगती हैं और वो ना चाहते हुए भी ये फैंग के आगे घुटनों पर गिर जाता है। वो पसीने से तरबतर होकर डर से सोचता है कि ये कैसा खौफनाक प्रेशर है। क्या सच में ये फैंग अब मार्शल वेनरेबल रेलम तक पहुंच चुका है। तभी ये फैंग अपने आसपास एक खतरनाक ऑरा रिलीज करता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और वो कहता है कि मेरे सवालों के जवाब सीधे सीधे दे तो शायद मैं तेरे इस शरीर को जिंदा छोड़ दूं। इस मौत के सामने भी ल्यू किंग यांग अपना बचाव ढूंढने की कोशिश करता है। वो डर से कांपते हुए सोचता है कि नहीं, मुझे किसी तरह कैप्टन चू फंग को ये खबर देनी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डालकर फोन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड क्रैक की आवाज आती है
और उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन ये फैंग की एनर्जी से हवा में ही चकनाचूर हो जाता है। ये फैंग उसके पास आकर बोलता है कि इस हालत में भी मैसेज भेजने का सोच रहा है? तुझे सच में लगता है तेरे पास अब बचने का कोई चांस बचा है? और बिना एक पल रुके ये फैन जोर से एक लात मारता है और लिू किंग यांग जमीन पर गिरता है। और उसके बाद ये फैन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि बकवास बंद कर और बता, लिू फैमिली के पीछे आखिर किसका हाथ है? कैपिटल का वो यंग मास्टर जो या फिर वो लोन वुल्फ? ये फैन का गुस्सा और बढ़ जाता है जब वो पूछता है कि तेरी लिू फैमिली के अलावा ज़्वानवू वॉर जोन में मेरे दूसरे भाई पर और किस किस ने हमला किया था। लेकिन जमीन पर पड़ा हुआ लिू किंग यांग बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी एक घिनौनी हंसी हंसता है। उसकी आंखों में घमंड अभी भी बाकी होता है। वो हंसते हुए कहता है, ये फैन, क्या तुझे लगता है कि बस तेरे ठीक होने से तू इस पूरी बाजी को अकेले पलट देगा? सपने देखना छोड़ दे। वो घमंड में सोच रहा होता है कि नॉर्थ वेस्ट वॉर जोन से वो बड़ा खिलाड़ी लोन वुल्फ बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाला है और तब तेरी इस ये फैमिली की आखिरी रात होगी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो ये फैन की बीवियों पर भी कमेंट करने लगता है। वो हंसते हुए कहता है कि तेरे मरने के बाद तेरी उन बीवियों की बहुत बुरी हालत होने वाली है। कितने ही सारे मर्द उनका ध्यान रखने के लिए लाइन में खड़े हैं। इस घटिया बात पर ये फैन का पेशेंस लेवल टूट जाता है। अचानक ये फैन के हाथ से एक नीली एनर्जी निकलती है और 7 स्टार्स सोल एनाइलेटिंग क्लॉ टेक्निक से वो सीधा लिू किंग यांग का सर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। हवा में लटकता लिू किंग यांग दर्द से बिलबिलाता है और चिल्लाता है, आह, तू मेरे साथ क्या कर रहा है? मेरा सर बहुत बुरी तरह फट रहा है। लेकिन ये फैन बोलता है कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू इस 7 स्टार्स सोल एनाइलेटिंग क्लॉ टेक्निक का पहला शिकार बन रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसी भयानक सीक्रेट टेक्निक है जो ड्रैगन पैटर्न रिंग से जुड़ी हुई है। ये टेक्निक इंसान के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके सामने वाले की पूरी मेंटल पावर पर कब्जा कर लेती है और सीधा उनके दिमाग के अंदर जाकर उनकी आत्मा और रूह को बुरी तरह टॉर्चर करती है। इस तकनीक के असर से लिू किंग यांग के दिमाग के परखच्चे उड़ने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आह, प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम करो, ये बहुत दर्द कर रहा है। पर ये फैन बिना किसी रहम के फिर वही सवाल दोहराता है कि बोल, कैपिटल में बैठे उस जो फैमिली के अलावा लिू फैमिली के पीछे और कौन कौन छिपा है और उन्हें मेरी ये फैमिली से आखिर चाहिए क्या? दिमाग के फटने के दर्द से बचने के लिए लिू किंग यांग रोते हुए सच उगलने लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि बाकियों का मुझे नहीं पता, पर इस प्रोविंशियल कैपिटल की लिू फैमिली और मेरी लिू फैमिली इस सब में शामिल थे। वो कब कपाटी छूटती आवाज में बताता है कि हमने नॉर्थ वेस्ट वॉर जोन के कैप्टन चू फंग से कांटेक्ट किया था। हमें नहीं पता कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे, पर वो लोग पक्का मिलिट्री से थे। उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है और वो गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। पर ये फैन उसे और जोर से दबाता और कहता है कि बोलते रह, क्या तुझे सच में लगा कि इतनी सी रत्ती भर इन्फॉर्मेशन से मैं तुझे छोड़ दूंगा? जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा लिू किंग यांग जल्दी से बोलता है कि और कैपिटल का वो यंग मास्टर जो भी शामिल है, उसके पीछे शायद एक और बहुत ही खतरनाक और ताकतवर संस्था है जिसे होली एनवॉय ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो लोग असल में एक नक्शे या मैप की तलाश में है। ये फैन चौंक कर कहता है, होली एनवॉय ऑर्गेनाइजेशन? उसे ये नाम सुनकर काफी कुछ समझ आने लगता है। लिू किंग यांग दर्द से छटपटाते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब तुम्हें बता दिया है, प्लीज अब मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके गुनाह की सजा देना तो अभी बाकी था। ये फैन अपने हाथ से झटका देता है और सीधे उसकी एनर्जी लाइंस यानी उसके मेरिडियंस पर अटैक करता है ताकि वो जिंदगी में दोबारा कभी कल्टीवेशन न कर पाए। मेरिडियंस के फटते ही लिू किंग यांग पार्किंग लॉट में एक दिल दहला देने वाली चीख मारता है, आह, मेरे मेरिडियंस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरिडियंस तबाह करने की? और आगे से ये फैन उसे फेंक देता है जैसे कोई रास्ते पर पड़ा कचरा हो। और जमीन पर गिरा लिू किंग यांग अपनी जिंदगी की उम्मीद खोता देखकर जोर से चिल्लाता है कि मार दे मुझे। ये फैन, अगर तुझमें सच में हिम्मत है तो मुझे अभी मार दे। लेकिन तभी ये फैन उसके सामने झुकता है और जमीन पर पड़ा एक तेज धार वाला नाइफ अपने हाथ में उठा लेता है। नाइफ को घुमाते हुए बोलता है कि मैं सच में तुझे यहीं जान से मारना चाहता हूँ, पर यहाँ एक और इंसान है जो तुझे मारने के लिए मुझसे भी कहीं ज्यादा बेताब बैठा है। ये कहते हुए ये फैन घूमता है और वो तेज धार वाला चाकू लिू वू यांग की तरफ बढ़ा देता है। वो उससे कहता है कि यंग मास्टर लिू, ये लो, आज अपना अधूरा बदला पूरा कर लो। और अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार करने वाला लिू वू यांग उस नाइफ को देखता है और खुश होते हुए कहता है, शुक्रिया यंग मास्टर। ये नाइफ उसके हाथ में आते ही लिू किंग यांग की आंखें फटी रह जाती हैं। उसका घमंड डर में बदल जाता है और वो रोते हुए चिल्लाता है, लिू वू यांग, तू ये क्या कर रहा है? हम तो सगे भाई हैं, तू मुझे ऐसे जान से नहीं मार सकता। पर लिू वू यांग एकदम स्पीड से आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है, भाई, इस दिन को देखने के लिए मैंने पूरी एक उम्र इंतजार किया है। और वो उस नाइफ को लिू किंग यांग के ऊपर चला देता है और यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। और तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये फैन ने लिू किंग यांग को इतना पीटा था कि उसकी हालत बिल्कुल मरने वाली हो गई थी। उसके बाद ये फैन ने नाइफ उठाकर लिू वू यांग को दे दिया ताकि वो अपना बदला ले सके और लिू किंग यांग को मार दे।
ये देखकर ल्यू किंगयान की तो बुरी तरह फट जाती है और वो गिड़गिड़ाते हुए छोड़ देने की भीख मांगता है। लेकिन ल्यू वुयांग उसकी एक नहीं सुनता और बिना किसी रहम के उस पर नाइफ चला देता है। और इस मोमेंट के बाद अब आगे की स्टोरी शुरू होती है। सीन शिफ्ट होता है प्रोविंशियल कैपिटल की तरफ, सीधा ल्यू फैमिली के रेजिडेंस में। वहां का माहौल काफी टेंस है। ल्यू किंगयान के फादर ल्यू जीजियान के हाथ में एक वीडियो होती है जिसे देखकर उसके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से भर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और हम उस वीडियो में देखते हैं कि ये फैन ल्यू किंगयान को मार रहा होता है। और ये वीडियो देखने के बाद ल्यू जीजियान कहता है हैरानी से, ये फैमिली के उस पागल और बेवकूफ लड़के के पास इतनी ताकत कहाँ से आई कि वो मेरे बेटे को मार सके। इस सदमे के बीच वो तुरंत अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि जल्दी से किंगयांग को कॉल लगाओ, क्योंकि उसको लगता है कि ये वीडियो जरूर फेक होगी। उसकी ये अजीब सी हालत देखकर उसका सबऑर्डिनेट डरते हुए जवाब देता है कि उसने कोशिश की है पर यंग मास्टर तक कोई रीच नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि उनके साथ जो थर्ड ब्रदर और बाकी लोग गए थे उन सबका फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। ये सुनते ही ल्यू जीजियान का चेहरा और भी टाइट हो जाता है और वो गुस्से में बड़बड़ाने लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो खुद को समझाता है कि किंग यांग तो पहले ही ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच चुका था, तो किसी बेवकूफ के पास इतनी पावर हो ही नहीं सकती कि वो उसे मार दे। अपने दिमाग में सब कैलकुलेट करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये जरूर ये फैमिली का बिछाया हुआ कोई जाल है जिसमें उसके बेटे को फंसाया और मारा गया है। इसी गुस्से की आग में जलते हुए वो अपने आदमी को एक सबसे बड़ा ऑर्डर देता है। वो चीखते हुए कहता है कि जल्दी जाओ और कैप्टन चूफुंग से तुरंत कांटेक्ट करो, क्योंकि अब वो ये फैमिली को पूरी तरह से जड़ से मिटा देना चाहता है। और उसके बाद सीन नॉर्थ वेस्ट के एक हिडन कोर्टयार्ड में शिफ्ट होता है। वहां एल्डर जैंग काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा होता है। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट आकर उसको एक बहुत बड़ी खबर देता है। वो बताता है कि हालांकि ल्यू किंगयांग मारा जा चुका है, पर ल्यू जीजियान ने अब जापान की ब्लैक रोब सोसाइटी के साथ कांटेक्ट कर लिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ब्लैक रोब सोसाइटी के लोग अब कैप्टन चूफुंग के साथ मिलकर ये फैमिली पर बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर एल्डर जैंग के चेहरे पर टेंशन आ जाती है और वो कहता है कि ये फैमिली का वो इडियट प्रोडिजी जीनियस शायद अब पूरी तरह रिकवर हो चुका है, और अगर ऐसा है तो ब्लैक रोब सोसाइटी वाले उसके सामने एक पल भी टिक नहीं पाएंगे। ये सुनकर सबऑर्डिनेट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और लाइटली कहता है कि ये फैमिली तो पहले ही खत्म होने की कगार पर है, तो अगर अकेला ये फैन रिकवर हो भी गया तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उसकी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात सुनते ही एल्डर जैंग उस पर बुरी तरह भड़क उठता है। वो उसको गुस्से में डांटते हुए कहता है कि तुम अभी इसका मतलब कुछ नहीं समझते। वो आगे बताता है कि हायर अप्स के फॉर्चून टेलर्स ने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि ये फैमिली में एक ऐसा वंस इन अ जनरेशन जीनियस पैदा होगा जिसकी ताकत से सिर्फ ग्रेट जिया ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर की नींव तक हिल जाएगी। ये खुलासा सुनकर सबऑर्डिनेट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। एल्डर जैंग उसकी हालत देखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है कि यही वो सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हायर अप्स ने इतनी सारी पावर और रिसोर्सेज लगाकर ये फैमिली को तबाह करने का स्टेप लिया था। लेकिन उन सब से आखिर में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने ये फैन को नजरअंदाज कर दिया और अब वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और इन सब डेंजरस कंस्पिरेसीज के बीच हम ये फन को उसके कमरे में देखते हैं जो बिल्कुल शांत और अपने प्लान पर फोकस्ड है। वो सोच रहा होता है कि उसने ल्यू किंगयांग को मारने वाली फेक वीडियो पहले ही ल्यू जीजियान को भेज दी है। उसका आगे का रास्ता पूरी तरह सेट है, क्योंकि इस एहसान के बदले में ल्यू वुयांग पूरी तरह से ये फैमिली को वापस खड़ा करने में उसकी मदद करेगा। ये सब माइंड में क्लियर करने के बाद उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस वाली स्माइल आती है और वो सोचता है कि अब वो आराम से अपना पूरा ध्यान सिर्फ ल्यू फैमिली से निपटने पर लगा सकता है। अब वक्त आ गया था अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। उसके हाथ में वो इमॉर्टल बोन होती है जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद ये चीज अब उसकी पावर बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। उसके इतना बोलते ही वो बोन एकदम से तेजी से ग्लो करने लगती है और उसमें से आग की सुनहरी लपटें निकलने लगती हैं। वो याद करता है कि ड्रैगन पैटर्न रिंग के रिकॉर्ड्स में क्लियरली लिखा था कि इस इमॉर्टल बोन को इंटरनल एनर्जी के थ्रू ही एक्टिवेट किया जा सकता है, और अब इसको एक्टिवेट करने का बिल्कुल सही वक्त आ चुका है। वो बिना सोचे अपनी एनर्जी उसमें डालता है और तभी उसको फील होता है कि उसके अंदर की इनर फ्लेम भी इस बोन से नरिश हो रही है। वो इस पावर के इफेक्ट को फील करके काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि किसी ग्रेट एक्सपर्ट की छोड़ी हुई इस बोन में वाकई कमाल की ताकत है। लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ा शॉक आता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो रियलाइज करता है कि इस बोन के अंदर असल में क्या छुपा है। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो इस रेमिनेंट बोन के असली मालिक का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। वो तुरंत समझ जाता है कि कल्टीवेशन टेक्निक्स तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन किसी मास्टर का एक्सपीरियंस हासिल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है।
इस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करते ही उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस और एग्रेशन भर जाता है। वो मुस्कुराते हुए खुद से कहता है कि इसके साथ तो वो बहुत जल्द मार्शल एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेगा। और जब एक बार ऐसा हो गया तो पूरे ग्रेट साया डायनेस्टी में ऐसे गिनती के ही लोग बचेंगे जो उसकी ताकत का सामना कर पाएंगे। इसी इंटेंस एनर्जी के फ्लो के बीच उसके पेट के पास से अचानक एक जबरदस्त आग और एनर्जी बर्स्ट होती है। ये फन एकदम रिलैक्स्ड और बेहद पावरफुल फील करते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि मार्शल वेनरेबल रेल्म की बेड़ियां आखिरकार टूट चुकी हैं और अब उसके मार्शल एम्परर रेल्म में दोबारा एंटर करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। और अपने अंदर पावर फील करते हुए ये फन डिटर्मिनेशन के साथ नीचे बैठ जाता है और अपना कल्टिवेशन शुरू कर देता है। वो उस आग की लपटों के बीच पूरी तरह फोकस करते हुए खुद से कहता है कि जब तक ये मौका मेरे हाथ में है मैं मार्शल एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। उसके अंदर की पावर इतनी तेजी से बढ़ रही होती है कि उसकी एनर्जी का असर कमरे के बाहर तक फील होने लगता है। और कमरे के ठीक बाहर उसके ग्रैंडपा और सिक्योरिटी गार्ड्स के कैप्टन लेंग फेंग टेंशन में खड़े होते हैं। अंदर से आती हुई उस टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस करते ही ग्रैंडपा के चेहरे पर डर और हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो घबराते हुए चिल्लाते हैं कि ओ नहीं, शियोफान ब्रेक थ्रू करने वाला है। वो तुरंत लेंग फेंग की तरफ घूमते हैं और ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि लेंग फेंग, जल्दी से मेरा वो ट्रेजर्ड प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन लेकर आओ। ये ऑर्डर सुनकर लेंग फेंग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और थोड़ा हेजिटेशन के साथ जवाब देता है कि लेकिन वो लाइफ सेविंग टैलिस्मैन है जो एक ग्रेट एक्सपर्ट ने आपको 20 साल पहले दिया था। उसका ये हेजिटेशन देखकर ग्रैंडपा और भी स्ट्रिक्ट टोन में उसको टोकते हैं और कहते हैं कि इस वक्त शियोफान को प्रोटेक्ट करना और ये मेक श्योर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों को उसके ब्रेक थ्रू के बारे में कुछ पता ना चले। ग्रैंडपा की ऐसी सीरियस और डेस्परेट आवाज सुनकर लेंग फेंग बिना कोई और सवाल किए तुरंत कहता है कि समझ गया, और वो वहां से तेजी से भागता है। और लेंग फेंग उस टैलिस्मैन को लाने के बाद ग्रैंडपा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये फैन के कमरे के दरवाजे पर वो टैलिस्मैन्स चिपकाने लगते हैं ताकि वो अंदर की एनर्जी को बाहर आने से रोक सके। उनकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और खुशी दिख रही होती है। वो इमोशन से भरी आवाज में खुद से कहते हैं कि शियोफान सच में रिकवर हो चुका है, हमारी ये फैमिली के पास अब एक आखिरी उम्मीद बची है। लेकिन तभी सिचुएशन एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अंदर से एनर्जी का इतना भयानक ब्लास्ट होता है कि वो प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन्स भी उस पावर को नहीं रोक पाते। दरवाजे से निकलने वाली एक मैसिव येलो एनर्जी वेव ग्रैंडपा से टकराती है और उन्हें हवा में पीछे की तरफ उड़ा देती है। वो दर्द से आह चिल्लाते हुए जमीन पर गिरते हैं। ये एनर्जी वेव वहां नहीं रुकती, वो सीधा आसमान को चीरते हुए एक गोल्डन पिलर की तरह ऊपर निकल जाती है। और इस जबरदस्त गोल्डन लाइट का असर इतना बड़ा होता है कि इसे बहुत दूर से भी साफ देखा जा सकता था। सीन इस आसमान को चीरने वाली रोशनी के साथ शिफ्ट होता है यून सिटी के ईस्टर्न सबर्ब्स में बने एक छोटे से विला की तरफ। वहां इस रोशनी को देखकर 3 ओल्ड मैन पूरी तरह से शॉक्ड खड़े होते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो एक्साइट होकर चिल्लाता है कि वो यहीं है, जल्दी जाओ और सारा इक्विपमेंट लेकर आओ। इक्विपमेंट आते ही वो लोग तेजी से रीडिंग लेना शुरू करते हैं। रीडिंग देखने के बाद उस पहले ओल्ड मैन के चेहरे पर हैरानी और रिस्पेक्ट दोनों एक साथ आती है और वो कांपते हुए कहता है कि ये तो इममॉर्टल बोन है। मास्टर का छोड़ा हुआ आखिरी क्लू आखिरकार हमारे सामने आ ही गया। इस बात को सुनते ही दूसरे ओल्ड मैन से रहा नहीं जाता और वो तुरंत पूछता है कि क्या कोऑर्डिनेट्स कंफर्म हो गए, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है। इस सवाल के बीच तीसरा ओल्ड मैन अपनी आवाज में एक बहुत डीप इमोशन और थोड़ी सी उदासी के साथ आगे आता है। वो कहता है कि हमारे मास्टर इतने सालों पहले गायब हो गए थे। जाने से पहले उन्होंने हमें वैंडरिंग सोल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने और यंग मास्टर की हेल्प करने का आखिरी इंस्ट्रक्शन दिया था। वो लंबी सांस लेता है और कहता है कि हमने पूरे 20 साल तक इसका इंतजार किया है और आखिरकार वो वक्त आ ही गया। तभी रीडिंग लेने वाला पहला ओल्ड मैन चिल्लाता है कि कोऑर्डिनेट्स कंफर्म हो चुके हैं, वो ये फैमिली की लोकेशन है। ये लोकेशन सुनते ही दूसरे ओल्ड मैन की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वो कहता है कि तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, चलो चलकर अभी यंग मास्टर को ढूंढते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीन वापस ये फैन के कमरे में आता है। वो अभी भी अपनी जगह पर शांति से बैठा होता है, पर अब उसकी ऑरा पूरी तरह से बदल चुकी है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है जिनमें अब एक नई ताकत और चमक होती है और वो सोचता है कि हालांकि इसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही टेम्पररीली मेरे मेरिडियंस में स्टोर हो सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट एब्जॉर्ब करना ही मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आती है और वो आगे कहता है कि मार्शल एम्परर रेल्म की पावर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ तक कि मेरे दांटियन के अंदर की इनर फ्लेम और भी ज्यादा तेजी से जल रही है। अपनी इस नई ताकत को टेस्ट करने के लिए वो अपने पास रखे एक पौधे पर हाथ करता है। देखते ही देखते वो उस पौधे से एनर्जी खींचने लगता है और ये फैन इस रिजल्ट को देखकर काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि ये तो अपने आसपास के लिविंग बींग्स से लाइफ एनर्जी तक एब्जॉर्ब कर सकती है जिसे मैं खुद के लिए यूज कर सकता हूँ।
अब उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ चुका है। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है कि ग्रैंडपा अभी भी बाहर ही खड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें ऑफिशियली ये ग्रेट न्यूज दे दूं। और जैसे ही ये फैन कमरे का दरवाजा खोलता है, सामने का सीन देखकर एटमॉस्फेयर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। उसके ठीक सामने ग्रैंडपा खड़े होते हैं और उनकी आंखों में आंसू तैर रहे होते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे पोते, तुमने इतना सब कुछ सहा है, तुमने सच में बहुत हार्ड वर्क किया है। उनका प्यार और डर देखकर ये फैन भी थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है और कहता है कि आपको इतनी टेंशन देने के लिए सॉरी ग्रैंडपा। लेकिन तभी ग्रैंडपा उसको ध्यान से देखते हुए पूछते हैं कि शाओ फैन, तुम कब रिकवर हुए? तुमने इतने टाइम तक ये अहम बात मुझसे छुपा कर रखी। ये सुनकर ये फैन थोड़ा सीरियस हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि 5 साल पहले एक टैलिस्मैन टेस्ट करते वक्त मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था और मैंने तब खुद को 5 साल के लिए सील कर लिया था। इसी वजह से मैं ठीक उस मैसेकर वाले दिन ही वापस रिकवर हो पाया। आपको पहले ना बताने के लिए सॉरी ग्रैंडपा। और ये पूरी सच्चाई सुनकर ग्रैंडपा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। उनका दिमाग तेजी से पिछली सारी घटनाओं को जोड़ने लगता है और वो हैरानी से चिल्लाते हैं कि इसका मतलब तुम इतने टाइम से एक बेवकूफ होने का नाटक कर रहे थे। वो और भी ज्यादा शॉक में कहते हैं कि तो इसका मतलब ये है कि जाओ फैमिली, ली फैमिली, वांग फैमिली और यहाँ तक कि शू जियान को भी तुमने ही अपने हाथों से खत्म किया था। ग्रैंडपा की इन फटी हुई आंखों को देखकर ये फैन बिल्कुल शांत आवाज में अपना सर हिलाता है और कहता है कि ये बिल्कुल सच है। लेकिन वो आगे बताता है कि लेकिन जो कुछ लियू कियांग स्वांग और बाकी लोगों ने मेरे सामने कन्फेस किया है, उसके मुताबिक ये फैमिली पर अटैक करने वाली सिर्फ एक फैक्शन नहीं थी। उनमें एक होली एनवॉय ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री के लोग भी शामिल हैं। और उसके बाद ये फैन आगे सिचुएशन की सीरियसनेस बताते हुए कहता है कि अब नॉर्थ वेस्ट से एक बहुत बड़ा आदमी आ चुका है और वो डायरेक्ट मुझ पर और ये फैमिली पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करने का फैसला किया। अपना पूरा मास्टर प्लान रिवील करते हुए वो कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि नेक्स्ट मैं लियू वुयांग से ये ग्रुप को लीड करवाऊंगा ताकि वो मुझे पूरी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। उसके बाद मैं एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट सपोर्ट टीम सेटअप करूंगा। अपनी मुट्ठी बांधते हुए और आंखों में एक खतरनाक इरादा दिखाते हुए वो आखिर में कहता है कि इससे पहले कि हमारे असली दुश्मन हमारे सामने आए, मेरी आइडेंटिटी जितनी कम रिवील हो उतना ही बेहतर है। मैं अब शैडोज में रहकर काम करूंगा और उन सब दुश्मनों को एक एक करके पूरी तरह मिटा दूंगा। और ये फैन की ये बातें और उसका इतना सॉलिड प्लान सुनकर ग्रैंडपा की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बहुत प्राउड फील करते हुए कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया बात है। वो आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ऊपर वाले ने ये फैमिली का साथ नहीं छोड़ा है। लोगों ने सच ही कहा था कि हमारी फैमिली में जिंदगी में एक बार ऐसा प्रोडिजी जरूर पैदा होगा जो सब बदल देगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। अपने पोते की आंखों में आग और इतने बड़े एम्बिशंस देखकर ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं कि जब उसके इरादे इतने बड़े हैं तो भला उसका दादा उसकी मदद करने से कैसे पीछे हट सकता है। वो ये फैन को अपने पीछे आने का इशारा करते हैं। कुछ ही देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को ये फैमिली रेजिडेंस के पीछे बने एक शांत गार्डन में चलते हुए देखते हैं। वहां अचानक रुकने पर ये फैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इधर उधर देखते हुए पूछता है कि ये तो उनकी फैमिली का बैक गार्डन है, वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? उसकी इस कंफ्यूजन को देखकर ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उसको बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना बोलकर ग्रैंडपा वहां रखे एक बड़े से पत्थर पर अपना हाथ रखते हैं और उसे हल्के से प्रेस करते हैं। जैसे ही वो पत्थर प्रेस होता है, जमीन के अंदर से एक मैकेनिकल आवाज आती है और उनके सामने जमीन खुलकर अंडरग्राउंड जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता बन जाता है। ये देखकर ये फैन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। ग्रैंडपा उसको अंदर चलने के लिए कहते हैं और दोनों उस अंधेरी सुरंग में नीचे उतरने लगते हैं। नीचे जाते हुए ये फैन अभी भी पूरी तरह से शॉक में था। वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि बचपन में वो हर दिन इसी गार्डन में खेलता था, पर उसे कभी इस जगह की भनक तक नहीं लगी। वो रियलाइज करता है कि हालांकि अब वो एक मार्शल एम्परर रेल्म का एक्सपर्ट बन चुका है, फिर भी उसकी परसेप्शन को किसी बहुत ही मिस्टीरियस ताकत ने रोक रखा था, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड की इस छुपी हुई एनर्जी को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। ये सब देखकर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि जरूर कोई बहुत ही टॉप लेवल का हिडन एक्सपर्ट है जो पीछे से ये फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। और अंडरग्राउंड पहुंचते ही उनके सामने जो नजारा होता है उसे देखकर ये फैन एकदम सुन पड़ जाता है। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और इमोशनल मेमोरियल बना हुआ था और ग्रैंडपा सामने देखते हुए बताते हैं कि ये सभी उनकी हेवनली ड्रैगन आर्मी के वो बहादुर ब्रदर्स हैं जिन्होंने उस वक्त अपनी फैमिली के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। वो ये फैन की तरफ घूम कर कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो उन्हें अपनी रिस्पेक्ट पे करे और इस फैमिली का असली सच उसके सामने आए। और आगे से इन कुर्बानियों को फील करते हुए ये फैन भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें प्रणाम करता है। उसके दिल में एक अलग ही इज्जत पैदा हो जाती है और वो मन ही मन सोचता है कि असल में यही वो महान लोग हैं जो ये फैमिली की सच्ची फाउंडेशन है। और इसके बीच ग्रैंडपा ये फैन की तरफ देखते हैं और एक भारी आवाज में कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जब उसे इस फैमिली की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी। लेकिन इससे पहले कि ये फैन इस बात की डेप्थ समझ पाता, वहां अचानक से 4 लड़कियां भागते हुए आती हैं
और कहती हैं कि वो उसकी हम्बल सर्वेंट्स हैं और अपने यंग मास्टर को रिस्पेक्ट पे करती है। अगले ही पल वो चारों उछलकर ये फैन से बुरी तरह चिपक जाती हैं। अचानक हुए इस हमले से ये फैन का फेस शर्म और कंफ्यूजन से एकदम लाल हो जाता है और वो पूछता है कि क्या इस फैमिली की यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसका ये रिएक्शन देखकर ग्रैंडपा को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और कहते हैं कि वो कुछ गलत न समझे, बस उन एनर्जीज को ठीक से फील करने की कोशिश करे। और ग्रैंडपा की बात सुनकर ये फैन तुरंत अपना ध्यान भटकाने से रोकता है और उन लड़कियों की असलियत जानने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो अपनी ऑरा से उन्हें सेंस करता है और उनकी पावर का अंदाजा लगाती हैरानी से सोचता है कि ये चारों की चारों तो ग्रैंड मास्टर रेल्म की एक्सपर्ट्स हैं। उसकी इस हैरानी को दूर करते हुए ग्रैंडपा बताते हैं कि बड़े काम और सक्सेसफुल प्लान्स को पूरा करने के लिए हमेशा वफादार और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। वो एक बहुत बड़ा राज खोलते हुए कहते हैं कि ये सभी लोग ये फैन की माँ ने यहाँ से जाने से पहले उसके लिए छोड़ कर गए थे ताकि वो बिना किसी फिक्र के इनका जैसे चाहे यूज कर सके। माँ का वर्ड सुनते ही ये फैन के दिमाग में जैसे एक धमाका सा होता है। वो पूरी तरह से शॉक में आ जाता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि उसकी माँ, क्या उनकी डेथ नहीं हो गई थी? अगर ऐसा नहीं है तो बचपन से लेकर आज तक उसने कभी अपनी माँ को क्यों नहीं देखा? उसके इन परेशान सवालों का जवाब देते हुए ग्रैंडपा शांत आवाज में बताते हैं कि उसकी माँ की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि वो उसके फादर के साथ किसी बहुत ही दूर की जगह पर चली गई थी। वो आगे बताते हैं कि जाने से पहले उसकी माँ ने उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर ये फैन एक आम और ऑर्डिनरी जिंदगी जीता है तो उसे ये सब छुपी हुई पावर और चीजें देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रैंडपा जानते थे कि ये फैन बचपन से ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टैलेंटेड था, इसलिए उन्हें पहले से पता था कि आज नहीं तो कल उसे इन सब चीजों की जरूरत पड़नी ही है। ग्रैंडपा बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ा खुलासा करते हैं और कहते हैं कि इन एक्सपर्ट्स के अलावा भी उसकी माँ ने पूरे ग्रेट एग्जाया में ऐसे और भी कई सारे कंटिजेंसी प्लान सेट करके रखे हैं। ग्रैंडपा खुद उन सब डिटेल्स के बारे में नहीं जानते, इसलिए अब वो सारे राज ये फैन को खुद ही आगे जाकर ढूंढने होंगे। ये सारी बातें किसी इम्पॉसिबल कहानी की तरह ये फैन के दिमाग में घूम रही थी। वो एक गहरी सोच में डूब जाता है और हैरान होते हुए मन ही मन सोचता है कि 20 साल पहले इतना बड़ा और परफेक्ट प्लान ऑर्केस्ट्रेट करना आखिर उसकी माँ असल में है कौन? और दोस्तों, इसी सस्पेंस और इन नए हजारों सवालों के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।